द टाइम्स में खुशामदीद। 20 सालों में पूरी जनरेशन बदल गई, दुनिया में बहुत कुछ तब्दील हो गया। कई लोगों को इक़्तिदार में आने का मौका मिला तो कई लोगों का तख्ता पलट गया, बड़े बड़े इनकलाबात आ गए। लेकिन अगर 20 सालों में नहीं कुछ बदला तो बिहार का सीएम नीतीश कुमार, 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो अभी तक उस ओहदा पर बाकी हैं, और अगर 2030 तक वो सीएम रहे तो 25 सालों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम में दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इस मर्तबा कुछ बदला है तो नीतीश कुमार का पावर बदल गया है, नीतीश कुमार की ताकत बदल गई है। 2005 से 2025 तक अगर नीतीश कुमार सीएम रहे तो पावरफुल सीएम थे। बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका फैसला नीतीश कुमार करते थे, नीतीश कुमार की टीम करती थी। लेकिन अब बिहार में सरकार कैसे चलेगी, बिहार में पुलिस क्या करेगी, बिहार का पूरा सिस्टम और निज़ाम क्या होगा, ये नीतीश कुमार के इख्तियार में नहीं रहेगा। नीतीश कुमार अब नाम के सीएम रहेंगे। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखा। होम मिनिस्ट्री उन्होंने अपने किसी करीबी मिनिस्टर और अपने किसी करीबी लीडर को भी नहीं दिया। लेकिन 2025 में जब एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के साथ उनका अलायंस रहा, तो पुलिस का डिपार्टमेंट उनसे छीन लिया गया। बीजेपी के लीडर और वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दे दिया गया, और यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका है। उसके बाद नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं, उनके हेल्थ की सिचुएशन अच्छी नहीं, इसलिए नीतीश कुमार अब पावरफुल सीएम नहीं रहे। नीतीश कुमार के हाथों में जब तक बिहार की पुलिस थी, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की गई, बिहार और पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया। बिहार में एक दो मरतबा के अलावा ज़्यादा कोई बड़ा फसाद और दंगा नहीं हुआ। अगर कहीं पर कुछ लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया, अगर पुलिस ने कहीं पर ज़्यादती की तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। जगह जगह बिहार में दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार के होते हुए प्रशासन ने इस तरह के तमाम हालात पर काबू पा लिया। मॉब लिंचिंग या हेड क्राइम या जितने वाकयात सामने आए उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब सम्राट चौधरी के हाथों में पुलिस है, इसलिए कहना मुश्किल है कि बिहार की तस्वीर यूपी से अलग होगी, या जिस तरह यूपी में बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है, मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, उस तरह बिहार में नहीं होगा। बिहार में अब तक कानून का राज था, सभी को इंसाफ मिल रहा था, अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, अदालत के फैसले के मुताबिक पूरा निज़ाम चल रहा था। यूपी की तरह वहां नहीं हो रहा था कि नाम देखकर कि अगर कोई मामला सामने आया, कोई जुर्म सामने आया और मुलजिम मुसलमान है तो घर पर बुलडोजर चला दो, मुलजिम मुसलमान नहीं है तो सिर्फ कानून के मुताबिक जो प्रोसेस है उसके तहत कार्रवाई की जाए। अब बिहार में क्या होगा कहना मुश्किल है। सम्राट चौधरी ने तो जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह के लबो लहजे का इख्तियार क्या है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो योगी की तरह बिहार में भी बुलडोजर चला सकते हैं। बिहार में एक और मामला हुआ, अपोजिशन बहुत कमज़ोर हो गई। अपोजिशन को जितने सीटों पर चुनाव जीतना था उतने सीटों पर चुनाव अपोजिशन पार्टी नहीं जीत सकी। खैर भला हो, तेजस्वी यादव की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने उनकी पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव जीत लिया। आरजेडी को 25 सीटों पर कामयाबी मिल गई और तेजस्वी यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा और ऑफिशियली स्टेटस मिल गया। अगर 25 से एक सीट भी कम हो जाती तो तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा भी खो देते, जिस तरह का अंजाम 2010 में आरजेडी का हुआ था। लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस हासिल करने के लिए 10% जीत हासिल करना जरूरी होता है, और 25 सीटों की जो जीत है वो 10% के क्राइटेरिया को पूरी कर देती है। अगर 24 सीटें आरजेडी को मिलती तो ये स्टेटस भी पूरा नहीं हो पाता। बहरहाल तेजस्वी यादव अब बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और बिहार की आवाम को उम्मीद यही है कि जिस तरह पिछले दिनों में तेजस्वी यादव ने मजबूत लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार निभाया है, जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया है, जुल्म और जाति के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठाई है, आगे भी तेजस्वी यादव उसी अंदाज में, उसी किरदार में, उसी लबो लहजा में मजबूती के साथ आवाज़ उठाएंगे और बिहार की आवाम को
ये एहसास नहीं होने देंगे कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है जो उनके ऊपर होने वाले जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरह आरजेडी की हार हुई और एनडीए को जितनी बड़ी जीत मिली, उस पर बहस अभी तक जारी है, तज्जिया अभी तक जारी है। और आरजेडी के नेताओं ने अब इस पूरी हार के लिए सीधे सीधे तेजस्वी यादव के दो करीबी या उनके दो अहम तरीन एडवाइज़र संजय यादव और रमीज नेमत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लालू प्रसाद यादव की जो फैमिली है, उनके घर के जो लोग हैं, वो भी संजय यादव को जिम्मेदार करार दे रहे हैं और पार्टी के कई लीडर्स भी संजय यादव और रमीज नेमत के खिलाफ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर इस सच्चाई को जानना ज़रूरी है, हकीकत को समझना ज़रूरी है कि गलती कहाँ पर हुई, मिस्टेक कहाँ पर हुई। आरजेडी की सरकार बनने की उम्मीद नज़र आ रही थी, तेजस्वी यादव भी फुल कॉन्फिडेंस में थे। खुद बीजेपी को अपनी सरकार के लिए भरोसा नहीं था। बीजेपी के जिस नेता से बातचीत कीजिए, रिजल्ट आ जाने के बाद उनका यही कहना है कि हमें यही लग रहा था मुश्किल से 130 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी और हम सरकार बना पाएंगे, लेकिन उनको 202 सीटों पर जीत मिल गई। अब आरजेडी का अगर जायजा लिया जाए तो संजय यादव और रमीज नेमत का कहीं भी कोई कसूर नजर नहीं आता। आरजेडी की फैमिली में खा वो रोहिणी सिंह हो या दूसरे लोग हो, उन्होंने संजय सिंह के सर पूरा ठेकरा फोड़ दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी या बाहर के कई लोग हैं जिन्होंने कई मर्तबा कह दिया कि बिहार की सियासत के लिए बाहर के नेताओं से मशवरा किया जाता है तो बिहार में आरजेडी को कैसे कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, बल्कि पल्ला झाड़ने की कोशिश है। संजय यादव और रमीज नेमत ये दोनों तेजस्वी यादव के बचपन के दोस्त हैं। तेजस्वी यादव जब क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट ग्राउंड पर ही संजय यादव से उनकी मुलाकात होती है, रमीज नेमत से मुलाकात होती है। इनके साथ तेजस्वी यादव की विचारधारा मिलती है, मिजाज मिलता है, जहन मिलता है और कोई भी कंफर्ट जोन के फ्रेंड और दोस्तों के साथ ही मिलकर काम करता है। जब तेजस्वी यादव सियासत में एक्टिव हुए 2010 के बाद उनको लॉन्च किया गया और लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से सियासत से इस्तीफा ले लिया, तब संजय यादव और रमीज नेमत को संजय यादव ने बुलाया, अपने एडवाइज़र के तौर पर रखा। इनके साथ मिलकर उन्होंने बिहार के चुनाव की पॉलिसी बनाई। 2015 का चुनाव हो जिसमें आरजेडी और जेडीयू का अलायंस हुआ, महागठबंधन को जीत मिली और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तेज प्रताप को भी मिनिस्ट्री मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की भी पूरी पॉलिसी संजय यादव और उनके साथियों ने मिलकर बनाई। 2025 की भी इन लोगों ने बनाई। 2020 में आरजेडी भले ही इख्तिदार में नहीं आ सकी, लेकिन 110 से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को जीत मिली और मजबूत अपोजिशन के तौर पर आरजेडी उभर कर आई। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। तो अब तक जो पॉलिसी संजय यादव, रमीज नेमत इन लोगों ने मिलकर बनाई थी, उस पॉलिसी का पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स सामने आ रहा था। आरजेडी को कामयाबी मिल रही थी और 2010 से ही तकरीबन ये तमाम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई, उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को नजर अंदाज करके इन लोगों के सर ठेकरा फोड़ा गया। संजय यादव पीए के तौर पर तेजस्वी यादव के लिए काम करते रहे। उसके बाद उनको राज्यसभा भी भेजा गया कि उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी खिदमत है। वे कंपनी में काम कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने उनकी जॉब को छुड़वाकर अपने साथ मिला लिया और फिर वो तेजस्वी यादव के लिए अपना दिन रात एक करके काम करने लगे। कोई सैलरी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, अपने बच्चों की कुर्बानी, फैमिली की कुर्बानी, अपना स्टेट, अपना घर छोड़कर वो बिहार में रहकर काम करने लगे। रमीज नेमत भी तालीम याफ्ता नौजवान, यूपी के बहराइच से ताल्लुक़ रखने वाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमें सपोर्ट करो और रमीज नेमत ने भी अपनी जॉब को छोड़कर, अपने पॉलिटिकल करियर को छोड़कर, गुमनाम रहकर तेजस्वी यादव के लिए काम करना शुरू कर दिया। रमीज नेमत तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, एक तरह से पीए का किरदार निभाते हैं। तेजस्वी यादव जब हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं, चुनावी कैंपेन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर रमीज नेमत उनके साथ होते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। जिस तरह भी सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है एक के असिस्टेंट के तौर पर, वो किरदार रमीज नेमत निभाते हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा किया गया कि रमीज नेमत उनका सोशल मीडिया संभालते हैं, जबकि सोशल मीडिया से दूर दूर तक भी रमीज नेमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना उनके अकाउंट्स को देखते हैं, ना वो मीडिया को देखते हैं कि किसको इंटरव्यू देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। रमीज नेमत का बिल्कुल ही अलग काम है और अभी तक रमीज नेमत के बारे में किसी को पता भी नहीं था। जब रोहिणी सिंह आचार्य ने ट्विटर हैंडल पर रमीज का नाम लिखा
तब लोगों को पता चला कि रमीज नेमत नाम का भी कोई बंदा वहां पर मौजूद है। संजय यादव और रमीज नेमत इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन बड़ी बड़ी गलतियां क्या हुई आरजेडी की तरफ से, उसको समझिए। पहली गलती यह हुई आरजेडी की तरफ से कि आरजेडी ने वक्त रहते हुए टिकट की तकसीम नहीं की। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों को 1 महीना पहले ही टिकट दे दिया था और उनके उम्मीदवार मैदान में जाकर काम कर रहे थे। जब बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार ग्राउंड पर काम कर रहे थे, उस वक्त आरजेडी के लीडर, कांग्रेस के लीडर पटना में होटल में मौजूद थे और वो टिकट लेने की तैयारी में थे। रोज़ाना जाकर धरना देते थे, सिफारिशें लगवाते थे कि आज टिकट मिल जाए, कल टिकट मिल जाए, और आखिर वक्त तक टिकट दिया गया। कल नॉमिनेशन होना है और रात में ही उनके टिकट का फाइनल हुआ। तो ये सबसे बड़ी वजह रही कि टाइम पर टिकट नहीं दिया गया। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आरजेडी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो पटना में मौजूद रहे, ग्राउंड पर जाकर उन्होंने काम नहीं किया, मीडिया से बातचीत करते रहे। बीजेपी के लीडर्स जो बिहार के हैं या जो बिहार के बाहर के हैं, वो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब 4 महीना पहले से बिहार में मौजूद थे, ग्राउंड पर काम कर रहे थे, बूथ लेवल तक अपनी टीम वो बना चुके थे, हर एक की वो मदद कर रहे थे। लेकिन आरजेडी के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो सब के सब अपने लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को टिकट दिलवाने में लगे हुए थे कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिसके ग्रुप को टिकट मिला उसने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, जिसके ग्रुप को टिकट नहीं मिला उसने मदद भी नहीं किया। पटना में वो शख्स बैठा रहा, ग्राउंड पर जाकर उसने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की और ग्राउंड पर आरजेडी के फेवर में वोट तब्दील नहीं हो सका। आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो का भी ऐलान बहुत ताखीर से किया और उसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी ने जो वादा किया था, आरजेडी ने लोगों तक जो मैसेज पहुंचाया था वो मैसेज नहीं पहुंचाया। एक और बड़ी गलती यह हुई कि आरजेडी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पैदा नहीं कर सकी। 20 सालों से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, एनडीए की सरकार है। बीच में कुछ दिनों के लिए जितेंद्र राम मांझी चीफ मिनिस्टर बन गए थे नीतीश कुमार की ही वजह से। अब 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए था, मुखालफत की लहर पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन ये करने में आरजेडी और कांग्रेस कामयाब रही। उधर नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में जब हर एक बिहार की महिला को 10-10 हज़ार रुपया देने का ऐलान कर दिया तो महिलाओं ने नीतीश कुमार से अपने रिश्ता को जोड़ लिया, नीतीश कुमार को वोट देने का फैसला कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने भी यहां पर जानिबदारी से काम लिया। चुनाव के डेट का ऐलान हो जाने के बाद भी महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता रहा। चुनाव के डेट से बिल्कुल पहले ही नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है इस तरह के फैसलों पर रोक लगाना, पाबंदी लगाना, लेकिन पाबंदी नहीं लगाई गई और 10,000 रुपये का असर हुआ महिलाओं पर और महिलाओं ने झोला भर भर के वोट किया एनडीए को। खुद रिपोर्ट सामने आई कि पुरुषों के मुकाबले में बिहार में महिलाओं ने 9% ज़्यादा वोट किया, जबकि रिकॉर्ड यह है, तारीख यह है कि मर्दों का वोट ज़्यादा होता है और औरतों का वोट कम होता है। लेकिन इस मरतबा औरतों ने 9% ज़्यादा पुरुषों के मुकाबले में वोट किया। एक और मामला हुआ। मामला क्या हुआ कि जब पहले फेज़ में बात सामने आई कि वोटिंग परसेंटेज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ और वो परसेंटेज 64-65% का था पहले फेज़ का, तो लोगों के लगा कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, बिहार में आरजेडी की सरकार बनी है, इस मरतबा भी जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो यकीनी तौर पर आरजेडी की सरकार बनेगी, सत्ता तब्दील होगी। और ये खुशफहमी हो गई आरजेडी के लीडर्स को और दूसरे राउंड के लिए उस तरह की मेहनत नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए था। आरजेडी का एक ही चेहरा पूरे चुनाव में नजर आया और वो तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ही पूरे बिहार में रैलियां करते रहे, हर जगह जाकर तकरीर करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के जो दूसरे लीडर्स हैं उनकी कहीं पर कोई रैली नहीं हुई, उनका कहीं पर चुनावी कैंपेन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, जब मैंने इसकी जांच करने की कोशिश की, गहराई में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि अब्दुल बारी सिद्दीकी या रामचंद्र पूर्वे या जो दूसरे लीडर्स हैं वो सब ग्राउंड पर क्यों नज़र नहीं आए, तो वजह यह है कि जितने आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जितने उम्मीदवार हैं, वो सब मुतालबा ही नहीं कर रहे थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो जाए, दूसरे लीडरों का प्रोग्राम हो जाए। वो जितने लीडर्स थे वो सब या तो तेजस्वी यादव का प्रोग्राम चाह रहे थे। अगर तेजस्वी यादव का प्रोग्राम नहीं चाह रहा है और कोई मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पर वो आरजेडी के कारी सुहेब का प्रोग्राम चाहते थे, या फिर कांग्रेस का कोई लीडर या आरजेडी का ही लीडर जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में फंसा हुआ था वो इकरा हसन के प्रोग्राम का मुतालबा कर रहा था या इमरान प्रतापगढ़ी के प्रोग्राम का मुतालबा कर रहा था। लेकिन आरजेडी के जो स्टेट लीडर से इतने सारे मुसलमान आरजेडी में बैठे हुए हैं, उनके प्रोग्राम का कोई मुतालबा नहीं कर रहा था। कोई भी लीडर उनके लिए
हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम कराने को तैयार नहीं। आरजेडी के एक नेता ने मुझसे यह भी कहा कि एक हेलीकॉप्टर बाज़ाब्ता पटना एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हो सका क्योंकि किसी भी नेता का कहीं पर कोई प्रोग्राम ही नहीं लिया गया। उम्मीदवार नहीं चाह रहे थे नेता का प्रोग्राम और नेता भी जाना नहीं चाह रहे थे। अब यहाँ पर गलतियाँ दोनों तरफ से है। आरजेडी के जितने मुस्लिम लीडर्स हैं या जितने दूसरे बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने एक मखसूस हल्के तक अपनी पहचान बना ली। इन्होंने पूरे बिहार के लिए काम नहीं किया, पूरे बिहार में उनकी पहचान नहीं बनी, शनाख्त नहीं बनी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वोटिंग के दौरान, चुनावी कैंपेन के दौरान आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव ने यकीनी तौर पर बहुत मेहनत की। एक एक दिन में 17-17 रैलियां करना, 18-18 रैलियां करना आसान नहीं होता। जो लोग बाहर से हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखते हैं, उतरते हुए देखते हैं, या हेलीकॉप्टर से किसी को उतरते हुए और किसी को वहां बैठते हुए देखते हैं, तो उनको लगता होगा कि हेलीकॉप्टर में बैठने वाले को बड़ा मजा आता है, अय्याशी का मौका मिलता है, शानदार लुत्फ मिलता है, वहां पर एंजॉयमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी हेलीकॉप्टर में कई मर्तबा बैठ चुका हूं और हेलीकॉप्टर में बैठना आसान नहीं होता। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज होती है, हेलीकॉप्टर का सफर बहुत ज्यादा थकाने वाला होता है। एक दिन अगर आपने हेलीकॉप्टर का सफर कर लिया, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से जाना मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर में जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए कंटिन्यू सफ़र करना भी मुश्किल होता है, और हेलीकॉप्टर का जो सफ़र है वो ख़तरे से भरा हुआ होता है। हवाई जहाज़ की तरह, प्लेन की तरह हेलीकॉप्टर का सफ़र सेफ़ नहीं होता। अगर ज़रा सा भी मौसम ख़राब हुआ तो फिर हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। शाम के 5 बजे के बाद, या कह लीजिए सूरज के गुरूब होने से कुछ देर पहले से ही हेलीकॉप्टर के उड़ने की परमिशन को रोक दिया जाता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर का सफ़र करना, एक एक दिन में 17-17 18-18 रैलियों को कवर करना आसान नहीं होता। तेजस्वी यादव ने यह सब किया, तो तेजस्वी ने मेहनत की, मशक्क़त की, और उनकी मेहनत को, उनकी मशक्क़त को, उनकी जद्दोजहद को पूरे बिहार ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा। संजय यादव ने अच्छी पॉलिसी बनाई, रमीज़ नेमत ने अच्छी पॉलिसी बनाई, लेकिन जो गलतियां हुई और बीजेपी की तरफ से जिस तरह की मेहनत की गई, जेडीयू की तरफ से चुनाव के दौरान जो पैसा दिया गया, उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा वोट वन साइडेड शिफ्ट हो गया एनडीए की तरफ और महागठबंधन को वोट नहीं मिल सका। कांग्रेस ने भी यहां पर बहुत बड़ी गलती की। कांग्रेस ने कहीं पैसा लेकर टिकट दिया, कांग्रेस ने कहीं पर अपने पुराने उम्मीदवार को टिकट न देकर दूसरे को टिकट दिया, कांग्रेस ने कहीं पर बीजेपी का बिला वजह दबाव महसूस कर लिया। जैसे जाले से नौशाद का कांग्रेस ने टिकट काट दिया, मशकूर उस्मानी का टिकट काट दिया, और एक ऐसे शख्स को जो आरजेडी में था उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस ने इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जितनी रैलियां होनी चाहिए थी उतनी रैलियां नहीं हुई। उसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी गायब रहे। सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ ही मैदान में मौजूद थे और उन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ज्वाइंट रैली होनी चाहिए थी 8-10 पूरे बिहार चुनाव में, लेकिन 2-3 से ज़्यादा इस तरह की ज्वाइंट रैली नहीं हो सकी। इसका भी असर हुआ। उसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूरा फोकस वही किया जहां पर एमआईएम ज़्यादा मजबूत थी, जहां पर एमआईएम अपनी सीटें निकाल चुकी थी। इसका भी कांग्रेस को, आरजेडी को नुकसान हुआ। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने और तेजस्वी यादव के एडवाइज़र संजय यादव और रमीज़ ने पूरी मेहनत की, जिद्दोजहद की, लेकिन अगर कामयाबी नहीं मिल सकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ महाज खोल दिया जाए। इसी संजय यादव की पॉलिसी थी 2020 की जिसमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली, और आरजेडी का मानना है कि तो जीत चुके थे, इनकी सरकार बनने वाली थी, लेकिन सीट चोरी की वजह से इनकी सरकार नहीं बन सकी। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और आरजेडी 2005 के बाद 10 सालों का इंतज़ार करके बाद सरकार में लौटी। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी ने फिर सरकार बना ली। 2022 में भी सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन फिर ये सरकार बदल गई। तो संजय यादव ने अच्छी पॉलिसी बनाई है। अगर यही आरजेडी चुनाव जीत जाती तो फिर संजय यादव की तारीफ होती, और अगर चुनाव हार गई तो फिर इस तरह उनके हौसले को पस्त करना, खानदान के लोगों का ही महाज खोल देना, इस तरह टिप्पणी करना और इस तरह हौसला शिकनी करना पार्टी को और अंदर से कमज़ोर करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। फिर मुलाकात होगी।